हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने विस्तार में यह डिबेट किया है मित्र कि सेक्शन 125 सीआरपीसी जो कि समाज में आवारापन और भूखमरी के शिकार लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए प्राविधान प्रस्तुत करती है, उसके माध्यम से तलाकशुदा महिलाएं और माता पिता, लेस्टिमेट इलेस्टिमेट चिल्ड्रन, अधर्मज धर्मज बच्चे आते हैं जिन्हें यह धारा उनके पालन पोषण के लिए गुजारा भत्ता की व्यवस्था करती है। मित्र, यह चैप्टर जो है एक सेकुलर प्रकृति का है, यह इससे धर्म से कोई लेना देना नहीं है और यह प्राविधान प्रस्तुत करता है कि ऐसे माता पिता, ऐसी विधवा महिलाएं, ऐसे डाइवोर्सी महिलाएं, ऐसे बच्चे धर्मज अधर्मज जो समाज में इस कोट में आते हैं जैसा धारा प्राविधान प्रस्तुत करती है, उन्हें जो है सफिशिएंट मीन्स वाले व्यक्तियों से जो माँ बाप आते हैं, पुत्र पुत्रियां आते हैं, उन्हें गुजारा भत्ता दिलवाया जाएगा। आज मित्र हम लोग संतानों से बात करेंगे, चिल्ड्रन से बात करेंगे। एक व्यक्ति के जो बच्चे हैं, जो धर्मज अधर्मज दोनों हैं, दोनों का ही दायित्व उन पर अधिरोपित है कि वो अपने बच्चों की परवरिश करें, अपने बच्चों को वेल टू डू इंतजाम करें और उन्हें पूरी व्यवस्था करें। पिछले सेगमेंट में मित्र ये भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है कि यह प्राविधान जो है भरण पोषण के बारे में जो है बिल्कुल रिजिड एटीट्यूड नहीं रखता है, बिल्कुल जिद्दीपन वाला व्यवस्था नहीं है कि नहीं किसी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए बिल्कुल रिजिड होकर के किसी कानून की किसी एविडेंस की जरूरत है और एक लंबी प्रक्रिया से गुजार करके एविडेंस को सुनिश्चित किया जाएगा। नहीं, तत्काल जो है सम्मन ट्रायल की व्यवस्था, सम्मन की जो ये विचारण की व्यवस्था है इस कानून में दी गई है कि एक संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत यह तत्काल सुनिश्चित करके उस नीडी व्यक्ति को जो है रिलीफ पहुंचा करके तत्काल जैसे भी हो सके उसका इंतजाम किया जाए। मित्र, चाहे पैटर्निटी हो, सफिशिएंट मीन्स हो, लेजिटिमेसी हो, यह धारा जो है सरसरी तौर पर समरी ट्रायल सम्मन विचारण की व्यवस्था करके यह रिमेडीज उपलब्ध कराती है। अब बात करें मित्र, कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप के ऊपर लायबिल हैं कि उनका जो है इंतजाम करना है, उनको उनकी जो है इस भरण पोषण के बारे में उनका दायित्व है और वो दायित्वाधीन है। विवाहित पुत्री, वयस्क अवयस्क कुछ भी हो, उसको छोड़कर अगर कोई पुत्री है व्यक्ति की जो विवाहित है और वयस्क हो या अवयस्क हो, उसका दायित्व जो है उसके पति पर आता है और वह पति उसका जो है पालन पोषण करेगा। लेकिन मित्र, अविवाहित पुत्री, वयस्क अभ्यस्क कुछ भी हो, यह दायित्व जो है उसके माँ बाप का है कि उस पुत्री को भरण पोषण की व्यवस्था करें। अगर विवाहित पुत्री भी है मित्र और उसका हस्बैंड जो है सफिशिएंट मीन्स नहीं रखता है, किसी तरह से अक्षम है और माता पिता सफिशिएंट मीन्स वाले हैं, तो यह माता पिता का दायित्व है कि उनकी गुजारा भत्ता के लिए उनकी व्यवस्था करें, उनके मेंटेनेंस के लिए, पालन पोषण के लिए व्यवस्था करें। इस प्रकार मित्र हम लोगों ने देखा कि कोई भी समाज में बच्चा है, अपने माँ बाप के ऊपर वो जो है आश्रित होगा और माँ बाप का यह दायित्व है कि उनको जो है गुजारा भत्ता दें। न्यायालय ने यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा सिविल कोर्ट तत्काल जो है
एविडेंस लीड करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि यह बच्चा धर्मज है या अधर्मज है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि हस्बैंड यह नहीं कहता है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं तो आगे बढ़कर के तुरंत जो है उनके गुजारा भत्ता की व्यवस्था कोर्ट करेगी। यह आवश्यक नहीं कि ऐसा सिविल कोर्ट किसी बच्चे के लिए ऐसी स्थिति में यह सवाल खड़ा हो जाएगा कि जब तक पितृत्व का निर्धारण होगा तब तक उस बच्चे का कौन मेंटेनेंस करेगा। पितृत्व के निर्धारण में एक लेंदी प्रक्रिया एडॉप्ट कोर्ट को नहीं करनी है मित्र, और एक सम्मान ट्रायल की व्यवस्था करके उसको तत्काल सुनिश्चित ये करना है कि उस बच्चे को फिलहाल जो माता पिता का गुस्सा झेल रहा हो और समाज का जो है उपहास हास्यास्पद स्थिति झेल रहा हो, उसके जो है मीन्स की व्यवस्था किया जाए मित्र। उसको जो है तत्काल जो है कोई न कोई व्यवस्था गुजारा भत्ता के लिए किया जाए। सामान्यतया यदि मजिस्ट्रेट पाता है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पिता लायबिल है तो ऑर्डर पास करेगा मित्र कि ऐसे बच्चे को गुजारा भत्ता दिया जाए। परंतु जहां पिता, ध्यान देने योग्य बात है, परंतु जहां पिता से मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया गया है और पिता उस जिम्मेदारी से डिनाई करता है मित्र कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है, या ऐसा दायित्व को चैलेंज करता है कि ये मेरा दायित्व नहीं है, तो वहां ऐसी जांच जो है साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा की जाएगी। मित्र, नानक चंद वर्सेस चंद्र किशोर अग्रवाल AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 446 में यह सुनिश्चित किया गया था मित्र कि दंड प्रक्रिया संहिता में बच्चा को परिभाषित नहीं किया गया है। कौन से बच्चे अर्हता वाले हैं इस धारा के अंदर गुजारा भत्ता के लिए, कौन से बच्चे जो है अर्हता प्राप्त हैं, इसका कोई भी पारिभाषित जो प्राविधान है धारा में नहीं है। धारा 150 भरण पोषण के लिए परिप्रेक्ष्य में बच्चा केवल अवयस्क बच्चा की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि ऐसे बच्चे भी पात्र हैं मित्र जो असहाय हैं, जो या तो बालिग हैं परंतु खुद को सपोर्ट करने में असमर्थ हैं, जो मूढ़ हैं। ऐसे बाई बर्थ जो है लुनाटिक बच्चे होते हैं, मूढ़ होते हैं, जो अपने खुद की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। उन बच्चों को भी गुजारा भत्ता के लिए अपने माँ बाप के ऊपर उनको सक्षम है, माँ बाप उनके दायित्वाधीन है कि ऐसे बच्चे को वो पालन पोषण करें। मजिस्ट्रेट का आदेश उस तिथि से वैलिड होगा मित्र जिस तिथि से न्यायालय में एप्लीकेशन दी गई है। ऐसे बच्चों को गुजारा भत्ता देने के लिए उस तिथि से उस न्यायालय के आदेश का जो लागू व्यवस्था मानी जाएगी जिस तिथि से एप्लीकेशन न्यायालय में मूव की गई थी। अब मित्र हम लोग दूसरा पहलू इस धारा 125 का डिस्कस करेंगे, माँ बाप। माँ बाप आज की व्यवस्था में मित्र बहुत ही चर्चा में है कि जिस बच्चे को उन्होंने 30 साल 35 साल तक पालन पोषण करके उसको पैरों पर खड़ा किया और जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बच्चे मुंह फेर लेते हैं। ऐसी व्यवस्था को देखते हुए कानून को आगे बढ़ना पड़ा मित्र, और कानून जो है व्यवस्था करता है कि वो माँ बाप अपने माँ बाप व दत्तक माँ बाप जिसने बच्चे को गोद लिया है, ऐसे माता पिता भी उस पुत्र या पुत्री से गुजारा भत्ता लेने के लिए अधिकारी है। माँ बाप एक तो नैसर्गिक माँ बाप और दूसरे वे माँ बाप जो कि किसी बच्चे को किसी फैमिली से दत्तक लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं, तो ऐसे एडॉप्टिव सन पर भी उनका जो है यह अधिकार बनता है कि वह बच्चा जो है उनको जो है पालन पोषण करे। परंतु ये एक सवाल ये खड़ा होता है मित्र कि समाज में वाइग्रेंसी और आवारागर्दी को रोकने के लिए कानून है। ऐसी माता जो सौतेली माता है, स्टेप मदर, क्या स्टेप मदर अपने पुत्र से गुजारा भत्ता के लिए डिमांड कर सकती है? इसमें हाई कोर्ट उड़ीसा, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना, इन दोनों न्यायालयों ने कहा कि नहीं, स्टेप मदर क्लेम नहीं कर सकती। स्टेप मदर क्लेम कर सकती है। पटना और उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि यह सौतेली माता स्टेप मदर अधिकारिणी है, वह अपने सौतेले पुत्र से
गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। परंतु मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर डिनायल किया कि सौतेली माता जो है इसके लिए अर्हता प्राप्त नहीं है, सौतेली माता इस कानून की व्यवस्था से बाहर है। परंतु ये मामला जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी संस्था कोई नहीं है, और ये कीर्तिकांत बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 1996 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्राइम 762, इस प्रकरण में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि बिना बच्चे वाली विधवा अथवा विकलांग पति वाली सौतेली मां, क्या सुप्रीम कोर्ट की नजीर है कि बिना बच्चे वाली विधवा अथवा विकलांग पति वाली, उसका हस्बैंड भी जो है विकलांग है, जो कि कुछ करने धरने लायक नहीं है, तो ऐसी सौतेली मां अपने सौतेले पुत्र से गुजारा भत्ता के लिए मांग कर सकती है। और सौतेले पुत्र से यह उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सौतेली माता के गुजारा भत्ता के लिए उसके दिन रूटीन में दैनिक जो भी आवश्यकता की चीज है उसकी पूर्ति के लिए वह दायित्वाधीन है। क्या विवाहित पुत्री माँ बाप को मेंटेन करने के लिए दायी होगी? जो पुत्री विवाह हो गया, अपने ससुराल चली गई और ससुराल में रह रही है, और उसके ऐसे माँ बाप जो सफिशिएंट मीन्स, जीर्ण शीर्ण अवस्था या विकलांग होने की स्थिति में जो है अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, क्या वो दायी होंगे? न्यायालय की नजर में यह कोई संशय की बात नहीं है कि एक नैतिक आधार पुत्र या पुत्री पर है कि वे अपने बूढ़े माँ बाप जो अपने भरण पोषण के लिए सक्षम नहीं हैं, उन्हें भूखों मरने के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल न्यायालय की नजर है कि चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें भेद नहीं किया गया है। अगर ऐसे माँ बाप जो अपने निजी जीवन की गाड़ी को चलाने में असमर्थ हैं और अपने जीर्णता शीर्णता और बुजुर्गियत की वजह से अब उनमें वह व्यवस्था करने की काबिलियत नहीं रह गई है, तो यह बच्चे, चाहे बच्चे फीमेल हों या मेल चाइल्ड हों, उन दोनों का दायित्व बनता है कि आगे बढ़ करके ऐसे माँ बाप की गुजारा की व्यवस्था करें, उनको रूटीन की जो जरूरत की चीजें हैं उनकी व्यवस्था करें। संसार के किसी भी ला के अतिरिक्त भारतीय कानून ऐसे पुत्र या पुत्रियों पर दायित्व आरोपित करता है कि वे अपने ऐसे माँ बाप को कदर करें जो खुद अपना भरण पोषण वृद्धावस्था व इन्फर्म होने के नाते नहीं कर सकते। परंतु फिर भी कोर्ट ने यह भी कहा मित्र कि परंतु फिर भी गुजारा भत्ता का आदेश पारित किए जाने के समय यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर वह पुत्री है, उसकी शादी हो गई है, तो क्या सफिशिएंट मीन्स उसकी अपनी कलेक्टिव है, अपनी है, अर्जित की हुई है, या उसके हस्बैंड की अर्जित की हुई है? न्यायालय इस पर गौर जरूर करेगा। क्या पुत्री स्वयं में भी एक काबिलियत रखती है, उसके पास पर्याप्त संसाधन है, या कि उसके पास जो संसाधन है उसके पति द्वारा अर्जित है? यह बात जो है जरूर ध्यान में लिया जाएगा। बीएम अर्बट वर्सेस के राजाराम सवाई AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 1100। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अक्षम माँ बाप को मेंटेन करने के लिए यह बोझ पुत्र पर ही नहीं है। कितनी अच्छी एनालिसिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की है। अक्षम माँ बाप को मेंटेन करने के लिए यह बोझ पुत्र पर ही नहीं है। माँ बाप पुत्र और पुत्री दोनों के होते हैं। यदि जिन माँ बाप के पुत्र नहीं है, सिर्फ पुत्री है, तो उन्हें फिर निराश्रय में छोड़ दिया जाए, ये लाजमी नहीं है। इसलिए मेंटेनेंस का दायित्व जितना पुत्र पर है उतना पुत्री पर भी है। मित्र, यह सेकुलर कानून
जो समाज में ऐसे लोगों की व्यवस्था करता है जिनका कोई भी नहीं है, और ऐसे लोग उनको हे दृष्टि से देखते हैं, उन्हें हास्यास्पद बनाते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, लेकिन कानून जो है उनको जो है हाथों हाथ ले करके उन्हें गुजारा भत्ता की व्यवस्था करता है। यह कानून जो है सराखों पे इसका सम्मान है और न्यायालयों का सम्मान है, जिन्होंने कानून का सही मामले में निर्वचन करके ऐसे अनहर लोगों को, जो कि बिल्कुल अक्षम हैं, हैंडीकैप्ड हैं और विकलांग हैं, अपने व्यवस्था और अपने वो करने में असमर्थ है मित्र, तो कानून उन्हें शेल्टर देता है। इस प्रकार मित्र हम लोगों ने यह चैप्टर गुजारा भत्ता डिस्कस किया, और इस कानून की जो भी नवैयत है यह बहुत ही अच्छी है। यह सोसाइटी एट लार्ज, सामान्य जन को जानना चाहिए, हर व्यक्ति को जानना चाहिए, कंप्यूटर्स को तो जानना ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मित्र आपसे साभार समापन, नमस्कार।